हेलो दोस्तों, राय की एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आइए चैप्टर 2 में जितना बचा हुआ था उसको आज खत्म करते हैं। तो हम लोग ने इससे पहले देखा है कि x का y का मान निकालना कैसे निकालते थे, ठीक है। तो अब आपको वैसे क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा। ये सब परीक्षा में मतलब आता है ऐसा क्वेश्चन। जैसे देखिए कि बोल रहा है कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। देखिए इसका दो तरीका है। -7/3 के दुगुना में क्या जोड़ा जाए ना, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को। तो -7/3 के दुगुना, दुगुना मतलब 2 से गुना। तो -7/3 के दो गुना मतलब कितना हो गया, 2 से गुना कर दीजिएगा तो माइनस का 14/3 हो गया। तो बोल रहा है कि इसके दुगुने में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 के बराबर आ जाए, मतलब कि वही तराजू जैसा हो गया ना, कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि 3/7 का बराबर आ जाए। तो इसका दुगुना कितना आया था, हमने निकाला दुगुना इसका -14/3 आया। और इसमें मान लीजिए कि x जोड़ेंगे तो 3/7 आएगा। तो आपको मिल गया समीकरण। अब समीकरण मिल गया तो x का मान निकालना आप तो जानते ही हैं। जो x वाला है एक तरफ लिखते हैं, जो इसमें x नहीं है अचर जो है वो अचर के साथ चला जाएगा। तो 3/7 की तरफ चला गया वो, और इसका 3/7 14/3 का वाटा पका जोड़ निकाल दिए। तो 9 प्लस 98/21, तो देखिए आ गया 107/21। दूसरा तरीका क्या है जो मैंने बताया था आपको, तराजू वाला, कि जैसे ये बोल रहा है कि -7/3 के दुगुना, दुगुना मतलब तो पहले समझ लीजिए कि 2 से गुना, तिगुना मतलब 3 से गुना। तो इसके दुगुना में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 के बराबर आ जाए। तो इसके दुगुना में x जोड़ दीजिए तो 3/7 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है ना कि क्या जोड़ा जाए। तो इसलिए हम लोग मान लेंगे कि x जोड़ने पर आ जाएगा, क्योंकि x मैंने बताया था आपको कि x चर संख्या होता है, और चर संख्या ऐसा संख्या है जिसका मान मतलब कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है, इसको निकालना है हम लोग को। तो इस प्रकार से इसको गुणा कर दिया, -14/3 प्लस x बराबर 3/7, यही समीकरण आ गया। समीकरण आ गया तो तराजू वाला नियम से कैसे बनाते थे कि दोनों तरफ जिसे इधर वाला हटाना है तभी तो x का मान निकलेगा ना। तो ये -14/3 हटाना है, तो माइनस में है तो ये इसको प्लस कर देंगे, 14/3 कट के 0 हो जाएगा ये। तो तराजू का नियम यह है कि दोनों बराबर तभी रहेगा कि जब आप इधर 14/3 जोड़े तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा आपको। तो इधर को जोड़ दिए तो ये तो कट के 0 हो गया, बचा क्या 0 प्लस x बराबर, इसका एलसीएम निकाल के और बटा पे का जोड़ निकाल दीजिए, तो x का मान आ गया। एकदम वही तरीका है। तो इस तरीका से कीजिए, ये सबसे आसान है। आपको दोगुना बोला था तो दोगुना कर दीजिए, और बोला था क्या जोड़ा जाए कि 3/7 आ जाए, तो x जोड़ेंगे तो 3/7 आएगा। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि 3/7 प्राप्त हो, मतलब कि बराबर के उस तरफ 3/7 को रखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसका चौड़ाई 2.3/4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर बनाना चाहिए। आयत है तो ये आयत हो गया, लंबाई और ये चौड़ाई। तो बोल रहा है कि चौड़ाई 2.3/4 है। तो 2.3/4 कैसे होता है, 4 दूनी का 8, 3 11/4 होता है। और लंबाई नहीं दिया है तो लंबाई मान लीजिए x। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही किया जाता है, जो नहीं दिया है उसी को x मानते हैं। लंबाई नहीं दिया है, लंबाई बोल रहा है निकालिए, तो x मान लिए। अब परिमाप दिया है कि 13 है, तो परिमाप दिया है तो 13, तो परिमाप बराबर 13 लिखेंगे, क्योंकि परिमाप दिया है 13, इसलिए परिमाप बराबर 13, परिमाप 13 दिया है। अब परिमाप होता क्या है, परिमाप का जो फॉर्मूला होता है दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों चारों भुजाओं को जोड़ दो, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिएगा तो 2 गो लंबाई आ जाएगा और 2 गो चौड़ाई आ जाएगा। वही किया है
सूत्र याद नहीं होगा तो भी बन जाएगा, चारों भुजा को जोड़ दीजिए बस। तो लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना दिया था 11/4। अच्छा, तो अब देखिए 2 को वितरण नियम से अंदर गुणा कर दीजिए, तो 2x प्लस 2 इंटू 11/4 सेंटीमीटर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 2x प्लस ये 2 दूनी का 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 11/2 बच जाएगा। तो 2x प्लस 11/2 सेंटीमीटर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो ये 2x बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर माइनस का 11 सेंटीमीटर, ये प्लस में है तो बराबर उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, तो बटा का जोड़ निकाल दीजिए, बटा का जोड़ निकाल दीजिएगा तो 15/2 सेंटीमीटर आ गया 2x बराबर। अब x बराबर क्या होगा, 2 इधर गुणा में है ना, तो x का मान निकालने के लिए इसको हटाना है, तो 2 को कहाँ ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, गुणा में है तो भागा में जाएगा। तो 15 पहले से था, 2 एक और आ गया, तो 2 दूनी के 4, 15/4 हो गया। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, पूर्णांक में तोड़ना आता होगा आपको, भागा दिया जाता है, 4 में 15 में भागा दे देंगे, 3 बार में 12, 3 बचा। तो ये जो 3 है इसको आगे लिखते हैं, और ये जो नीचे में आता है इसको ऊपर में लिखते हैं, और ये जो 4 है जिससे भागा देते हैं वो नीचे में रहेगा, क्योंकि जिससे भागा देते हैं तो भागा का मतलब ही होता है नीचे, उसको नीचे में लिखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऐसा क्वेश्चन को आप लोग समझिए बढ़िया से। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए वर्तमान का मतलब होता है कि अभी का आयु, आज का आयु, वर्तमान में वो कितने वर्ष की है। और तो देखिए एक वर्तमान की बात किया है और एक 5 वर्ष बाद का बात किया है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे एक खाना बना के टेबल बना लीजिए, आपको आसान होगा। इस तरीका से कीजिएगा तो बहुत आसान होगा आपको, तो इसलिए ऐसा टेबल बना लीजिए, और एक में आयु लिख दीजिए, और एक में साहिल की आयु, साहिल की हो गया, और उसकी माँ का आयु हो गया। तो ये तो एक योग है ना, योग दिया है तो इसलिए एक योग निकाल लिए। ये वाला बनाइएगा या फिर नहीं बनाइएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो 1 2 ये 3, ये तीनों आपको ऐसा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो ये तीनों आप बनाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो सबसे पहले आप ऐसा ही खाना बना दीजिए। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए वर्तमान आयु और 5 वर्ष के बाद का आयु, क्योंकि 5 वर्ष का बाद का बोलता है और वर्तमान बोलता है। तो ये बोल रहा है कि साहिल की माँ का वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु का 3 गुना है। मतलब जो साहिल की माँ है वह साहिल से 3 गुनी है। मतलब कि साहिल का मान लिए हम लोग x, तो उसकी माँ का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा आयु। साहिल का अगर x है तो उसकी माँ का 3x हो गया। 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद मान लीजिए आपका आज आप 2 वर्ष के हो गए हैं, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएंगे, जोड़ दीजिए 5, 7 वर्ष का हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से x में 5 जोड़ दीजिए, फिर उसकी माँ अभी 3 वर्ष की है तो इसका भी 5 वर्ष के बाद 5 जोड़ा जाएगा इसमें, तो 3x + 5 हो जाएगा। तो ये हो गया वर्तमान आयु और 5 वर्ष के बाद का आयु। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद आयु का योग 66 है। 5 वर्ष बाद आयु का योग कितना हो गया, 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद साहिल का आयु x + 5, उसकी माँ का आयु 3x + 5, दोनों का योग बोल रहा है कि 66 है। तो योग कितना है, योग यहाँ से निकाल लीजिए, दोनों का आयु का योग कीजिए, 3x + 1 4x हो गया, 5 + 5 10 हो गया, तो 4x + 10 हो गया आयु का योग। तो वही बोल रहा है कि 4x + 10 बराबर 66 है। यही लिखना हम लोग को समझना है, जो भी दिया रहता है ना उसी के बराबर करते हैं और समीकरण निकालते हैं। ये समीकरण निकल गया, अब समीकरण निकल गया तो आप आसानी से निकाल देंगे। समीकरण निकल गया तो फिर तो x का मान निकालना आपको पता ही है।
4x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर चला जाएगा माइनस में, क्योंकि x का मान निकालना है तो जिसमें x नहीं है उसको पहले हटाते हैं। जो आपको बताया था सारा x वाला एक साथ रखते हैं, जिसमें x नहीं है उसको एक साथ रखते हैं। तो 10 में x नहीं है तो 10 66 के साथ भेज देंगे, उधर भेज देंगे। तो 4x बराबर आ गया 56। अब x बराबर क्या होगा, 4 इधर क्या है ऊपर में है गुणा में, तो नीचे में चला जाएगा भागा में। तो 56 के साथ भागा लग गया, 14 वर्ष हो गया x, 14 वर्ष हो गया। अब क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है, वर्तमान आयु पूछा है ना, वर्तमान आयु उन लोगों का क्या होगा वो निकालने को बोला है। तो वर्तमान आयु क्या है, देखिए साहिल का वर्तमान आयु x है, उसकी माँ का वर्तमान आयु 3x है। तो साहिल का वर्तमान आयु x है, तो साहिल का वर्तमान आयु x हो गया। x कितना आया था, 14 वर्ष आया था, तो 14 वर्ष हो गया आंसर। और उसकी माँ का वर्तमान आयु 3x है, 3x है। तो 3 गुणे एक्स, 3x का मतलब ये होता है ना 3 गुणे एक्स, तो 3 गुणे एक्स की जगह पे रख दीजिए 14, तो 42 वर्ष हो गया। तो ये दोनों हो गया आंसर। तो इसको खुद से बना के एक बार कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाला तथा कुछ 5 रुपए वाले हैं। मतलब इसके पास कुछ 5 रुपए का सिक्का है, कुछ 2 रुपए का सिक्का है। यदि 2 रुपये वाला सिक्के की संख्या 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपया है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे पूछ रहा है कि 5 रुपये का सिक्का कितना है उसके पास और 2 रुपया का सिक्का कितना है उसके पास। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको बताया हूँ खाना बना लीजिए, ये सबसे आसान तरीका होता है। सिक्का लिख दीजिए, संख्या लिख दीजिए और उसका मूल्य लिख दीजिए। इसमें कैसे बनाए थे, इस क्वेश्चन में बनाए थे उसकी माँ का आयु, उसका आयु, फिर उसका योग। तो उसी तरह सिक्का कितना है, उसका संख्या कितना है, उसका तो कुल मूल्य कितना होगा। तो ये बोल रहा है कि बंसी के पास 2 रुपये वाला और 5 रुपये वाला सिक्का है, तो सबसे पहले 2 रुपये वाला लिख दीजिए और 5 रुपये वाला सिक्का लिख दीजिए, ठीक। तो अब देखिए बोलता है कि अब यहाँ पे ये देखना होता है ना कि किसको x मानेंगे, तो जो छोटा होता है उसको x मानते हैं। यदि 2 रुपये वाला सिक्के की संख्या 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, मतलब ये हुआ कि 2 रुपये वाला सिक्का जो है वो 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या जो है उससे 3 गुनी है। मतलब 2 रुपये वाला सिक्का ज़्यादा है, 3 गुना है ना, तो 5 रुपये वाला सिक्का को हम लोग x मानेंगे। मान लीजिए बंसी के पास x सिक्का है 5 रुपया वाला, ठीक है, और 2 रुपये वाला सिक्का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 गुना। अब मूल्य निकालना है आपको, तो मूल्य मान लीजिए आपके पास 5-5 का 2 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, 5 गुने 2 कीजिएगा, 5 दूनी के 10 रुपया हो जाएगा। तो उसी तरह 5-5 का x सिक्का है तो 5 गुने x कर देंगे, 5x हो जाएगा उसका मूल्य। उसी तरह 2 रुपया का सिक्का अगर आपके पास 5 ठो है तो कितना रुपया हो गया, 5 दूनी का 10 रुपया होगा ना, तो इसी तरह गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 3x 6x हो गया। मतलब कि 5 रुपया का जो सिक्का है उससे कितना मूल्य मिला, 5x, और 2 रुपया का जो है उससे 6x, मतलब कि कुल मिलाकर कितना रुपया है उसके पास, 5x प्लस 6x है ना, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल मूल्य उसके पास 5x प्लस 6x है, ठीक। कुल मूल्य बराबर 5x प्लस 6x। लेकिन ये बोल रहा है कि कुल मूल्य का योग 77 रुपया है, तो कुल मूल्य की जगह पे 77 रख देंगे। मतलब आपको समीकरण बनाना रहता है, बस सीधा सा बात है। समीकरण बनाइए, कैसे बनाइएगा, तो एक तरफ x आएगा, एक तरफ बिना x आएगा। जो क्वेश्चन में एक तरफ वाला दिया रहेगा और एक तरफ वाला आपको निकालना होगा, इसे टेबल बना के। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनाना रहता है। इस बस ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन बनाना है, बस आराम से बन जाएगा, एकदम आसानी से इसका मान निकल जाएगा। तो यह एक समीकरण हो गया। अब समीकरण हो गया तो आपको पता ही है क्या करते हैं, x वाला एक साथ, बिना x वाला एक साथ। तो बिना x वाला तो ऐसे ही है, अकेला पड़ा है तो इसको अकेले छोड़ देंगे और दोनों x वाला को जोड़ देंगे, 11x। अब यहाँ से x का मान क्या होगा आपको पता है, x का मान निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए ये गुणा में है तो इधर नीचे ले जाएंगे तो भागा में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा।
और 11 साते 77, 7 आ गया आंसर। तो x बराबर 7 आ गया, लेकिन आंसर ये नहीं है, पूछा क्या था। तो ऐसे क्वेश्चन में यहीं से आंसर मिलता है, टेबल से ही है जो खाना बनाए। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब कि 5 रुपये वाला सिक्का उसके पास कितना था, 2 रुपये वाला सिक्का उसके पास कितना था। तो देखिए 5 रुपये वाला सिक्का इसके पास कितना है, x है, तो इसलिए x हो गया आंसर। तो x का मान कितना आया था, 7, तो 7 हो गया आंसर। 5 रुपया वाला 7 गो है सिक्का उसके पास, ठीक है। और 2 रुपये वाला कितना है, 3x, तो 3x, 3 गुणे x, तो 3 गुणे x की जगह पे 7, तो 21 हो गया। तो 7 और 21 आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 के 3 लगातार गुणज, अब बताइए कौन कौन सा होगा, बताइए। कुछ भी हो सकता है ना, तो यही करना पड़ेगा आपको। पहला गुणज को मानना पड़ेगा x, दूसरा को x प्लस 11, तीसरा को x प्लस 11 प्लस 11। ये कैसे आया, आसान तरीका है। देखिए 11 के 3 लगातार गुणज बोल रहा है। अगर मान लीजिए कि एक गुणज जो है वो 22 है, ठीक। 11 का एक गुणज मान लीजिए 22 है, 11 का पढ़ा में सब आना चाहिए ना। तो इसका अगला वाला लगातार बोला है ना, 3 लगातार, तो इसके अगला वाला क्या होगा। तो 11 के पढ़ा में जैसे 11 जोड़ेंगे तभी तो इसके अगला वाला गुणा जाएगा। तो 11 इसमें जोड़ दीजिए 22 में, तो 33 हो जाएगा। 11 तिया 33, फिर इसमें 11 और जोड़िएगा, तो इस प्रकार से। तो वही मतलब पहली संख्या मान लिए अगर हम लोग 100, तो फिर उसमें 11 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें 11 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, 11 जोड़ते जाएंगे। तो इसलिए इसमें 11 जोड़ दिए x में, तो ये दूसरी संख्या हो गया। फिर इसमें 11 जोड़ दिए तो तीसरी संख्या बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 के 3 लगातार संख्या बताइए, तो कैसे कीजिएगा। तो पहला x मान लीजिए, दूसरा x प्लस 8, तीसरा x प्लस 8 प्लस 8 मतलब कि x प्लस 16, ये हो जाएगा, ठीक है। आसान है एकदम। तो इस प्रकार से हम लोग उसका गुणज निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि लगातार 11 के 3 गुणजों का योग। तो 11 का 3 गुणज बोला था, तो यहीं से आपको दिमाग में आएगा गुणज का मतलब कि 11 का गुणज कौन सा है। तो उसमें 11 जोड़ेंगे तभी तो गुणज निकलेगा ना। तो लगातार गुणज का योग आपको दिया है 363। मैंने आपको बताया था कि बहुत कुछ नहीं करना है, एक समीकरण आपको बनाना है। समीकरण बनाने के लिए आपको एक दिया रहेगा, जिसे 11 के 3 गुणज का योग दिया है क्वेश्चन में। एक को ये इधर लिख लीजिए और एक बराबर लगाइए, और बराबर निकाल के अब x वाला तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों का योग बोला है तो तीनों को जोड़ दिए। क्या करना है, आसान है, जोड़ दिए। तो जोड़ देंगे तो अब आ जाएगा आपका। हाँ तो ठीक है, देखिए अब क्या करना है। 363 और ये x, ये x, ये x, 3x है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 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 एक, एक 3 हो गया, 3x, 11 11 11 3 है, तो जोड़ेंगे तो 33 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, हम लोग को तो x का मान निकालना है ना, तो इससे क्या मतलब है हमको, इसको हटाएंगे तो इधर लेके आएंगे इसको, तो इधर आएगा तो ये प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा, -33 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद घटाएंगे तो 330 हो गया, फिर 3x बराबर 330 आ गया। अब x का मान निकालने के लिए मैंने बताया था कि 3 को हटाइए, 3 को हटाइए, कैसे हटेगा, ये गुणा में है ना, तो इधर भागा में चला जाएगा नीचे, फिर ये कट जाएगा, घटा दीजिए, 110 बार में कट जाएगा, x का मान आ गया 110। अब लगातार 3 संख्या निकाला बोला था निकालने के लिए ना, तो लगातार 3 संख्या कौन कौन सा है, एक x है, एक x प्लस 11 है, x प्लस 11 प्लस 11 है। तो पहला संख्या क्या हो गया, पहला जो गुणज है वो हो गया x, दूसरा गुणज x प्लस 11, तीसरा गुणज x प्लस 11 प्लस 11,
यही टेबल से आपको आंसर मिलेगा, इसलिए ये बनाना बहुत जरूरी है। तो अब पहला गुणज हो गया एक्स, एक्स का मान तो आया ही है 110, तो रख दीजिए। फिर एक्स प्लस 11, तो एक्स के जगह पे एक्स 111 निकाले हैं उसको रख दीजिए, और 11 है तो 11 जोड़ दीजिए तो 121 आ गया। फिर अगले गुणज के लिए 11 प्लस 11 है तो 110 रख दीजिए एक्स का जगह पे, और उसके बाद 11 प्लस 11 जोड़ दीजिए, आ गया आंसर। तो ये है आपका 3 लगातार गुणज। और देखिए इसका दूसरा तरीका भी है, जैसे कि पहला संख्या हम लोग एक्स माने थे, दूसरा संख्या दूसरा जो गुणज है उसको 11 जोड़े थे, और तीसरा गुणज में फिर से 11 जोड़े थे। तो लेकिन एक और काम कर सकते हैं हम लोग, कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 22 है और 33 है और 44 है, ये 11 का गुणज है, ठीक। तो हम लोग क्या किए, इसमें 11 जोड़े, हाँ इसमें भी 11 जोड़े हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि अगर 11 घटाएंगे तो क्या गुणज नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? घटाने पे भी आएगा। 12 में 22 में से 11 घटा दिए तो 11 आ गया, तो ये भी तो 11 का ही गुणज है ना। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जोड़ना ही है x प्लस 11, घटा भी सकते हैं। तो इसलिए दूसरा तरीका है, देखिए कि एक गुणज को, बीच वाला गुणज जो है दूसरा, इसको x मान लीजिए, तो एक में घटा दीजिए उस 11, एक में 11 जोड़ दीजिए, तो ये भी हो जाएगा 3 गुणज। बस ध्यान ये रखना है कि लगातार बोला है, तो इसलिए 11 मतलब कि जोड़ना है, लगातार लेना है, 11 जोड़ना है, यानी कि 22 जोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। लगातार बोला है तो एक x मान लिए तो इसमें 11 जोड़ेंगे और एक 11 घटा देंगे, घटा दीजिए या फिर जोड़ दीजिए। देखिए तो पहला तरीका बताया था मैंने, और दूसरा तरीका में आपको थोड़ा सा आसान होगा, इसलिए दूसरा तरीका भी आपको समझना चाहिए। इसको कम समय में आप आंसर निकल जाएगा इससे। देखिए अब तीनों का योग आपको 363 दिया है, तो तीनों का योग कर दीजिए, एक्स माइनस 11 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 11, तीनों को योग कर दीजिए। तो योग करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस एक्स और ये प्लस 11, माइनस 11 और प्लस 11 कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा। तो ये कट जाता है, इसीलिए ये तरीका थोड़ा आसान हो जाता है। तो 3x बराबर 363 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 को भेज दीजिए नीचे भागा में, तो 21 आ गया, 121 आ गया। तो 121 x का मान आ गया, x क्या है, दूसरा गुणज है, तो दूसरा गुणज हम लोग को मिल गया। पहला गुणज क्या होगा, x माइनस 11, तो x की जगह पे 121 रख दिए, तो 121 माइनस 11 110 आ गया, ठीक है। अब तीसरा गुणज क्या है, x प्लस 11, तो x की जगह पे 121 रख दिए और 11 का 11 रख दिए, जोड़ दिए, 32 आ गया, हो गया आंसर। तो दोनों तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, ठीक है। यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो दो वे संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि आपके पास दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या का अंतर 66 है। अंतर मतलब जानते हैं घटा होता है। अगर पहला संख्या को मान लेते हैं x, दूसरी संख्या को मान लेते हैं y, तो दोनों का घटाव 66 है, यही ना बोल रहा है। अंतर का मतलब तो यही होता है, तो दोनों का घटाव 66 है। तो ये आपको पहला एक समीकरण मिल गया। अब बोलता है कि यदि उनमें 2 और 5 का अनुपात है, तो उनमें 2 और 5 का अनुपात है। अनुपात का मतलब आप क्या जानते हैं, अनुपात का मतलब होता है, जैसे ये पहली संख्या था x, दूसरी y था, तो इन दोनों में अनुपात मतलब x बटा y बराबर 2/5। 2:5 का मतलब यही होता है ना, 2/5। तो x बराबर क्या हो गया, x को उधर भेज दीजिए, नीचे वाला y को भेज दीजिए उधर, x का मान निकालना है ना हम लोग को, तो y को हटाना पड़ेगा ना, तो y को भेज दीजिए उधर। तो 2/5 गुणा y हो गया, नीचे में है y तो ऊपर में चला जाएगा, x बराबर 2/5 y हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि y माइनस एक्स बराबर 66 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, x और y दो दो आ गया ना। पहले हम लोग अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए थे उसमें x या फिर y कोई एक ही था। अब x y दोनों आ जाता है ना, तो उस x और y दोनों जब आ जाता है तो वैसे केस में क्या करते हैं हम लोग, तो वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये x का मान निकालेंगे, फिर इसको इसमें डाल देंगे। कैसे डाला जाता है देखिए,
y माइनस का x बराबर 66 है, तो y को y रख दिए, ठीक, और x की जगह पर क्या था 2/5 गुणे y, तो x की जगह पर 2/5 y रख दिए, ठीक है, बराबर 66। समझ गए? तो y माइनस 2/5 y बराबर 66 हो गया। अब ये क्या करेंगे, बटा का जोड़ निकाल दीजिए, कुछ नहीं है तो एक है नीचे में, तो 5 एलसीएम हो गया, 5y माइनस का 2y बटा में 5 बराबर 66, तो 5 में से 2 गया 3y बटा में 5 बराबर 66, तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा y बराबर बताइए? मैंने क्या बोला, नीचे जो रहता है उसको ऊपर भेजते हैं, जो ऊपर रहता है उसको नीचे भेजते हैं, तो 3 आ जाएगा नीचे, 5 चला जाएगा ऊपर, ये 3 से 66 कट जाएगा 22 बार में, 22 को 5 से गुणा कर दीजिए, तो 110 आ गया y का मान। तो ये y बराबर आया। आपको अब x का मान निकालना है। x बराबर क्या था, देखिए x बराबर 2/5 गुणे y, y का मान तो निकल ही गया है, तो यहाँ पे रख दीजिए y का मान 110, तो 2/5 गुणे 110, तो 5 से 110 में कट जाएगा 22 बार में, तो x बराबर 2 गुणे 22 हो गया, 44 हो गया। तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका देखिए, जहां भी अनुपात दिया रहेगा ना, तो आप सबसे आसान तरीका ये ऐसा कर लीजिएगा, जहां भी अनुपात दिया रहेगा, तो मानिए अनुपात के है तो पहली संख्या हो जाएगा 2 के, तो दूसरी संख्या 5 के हो जाएगा। मतलब जैसे कि 2 और 5 दिया था ना अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात 2:5 है, तो हमने क्या करते हैं कि हम लोग अनुपात को मान लेते हैं के, तो पहली जो संख्या हो जाता है उसको 2 के ले लेंगे और दूसरी संख्या को 5 के ले लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, तो इसको थोड़ा देर में बाद में मैं समझाता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को बना लीजिए। तो अब देखिए, पहली संख्या 2 के आ गया, दूसरी संख्या 5 के आ गया, तो बोल क्या रहा है कि दोनों का अंतर 66 है, मतलब कि दोनों को घटाने पे 66 आना चाहिए, तो 5 के माइनस 2 के करने पे 66 आना चाहिए। तो कर दिए भाई, आ गया आपको समीकरण, 5 के माइनस 2 के बराबर 66 आ गया। तो 5 के में से 2 के घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, 3 के बराबर 66, तो के बराबर क्या हो जाएगा बताइए, के बराबर बहुत आसान है, मैंने आपको बताया है कि क्या करना होता है, एक्स का मान निकालना होता है। तो ये यहाँ पे गुणा में है, 3 गुणे के गुणा में है, तो इसको नीचे भेज दीजिए, आ जाएगा, इधर भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 66 बटा में 3, और 66 बटा में 3, तो 3 कट जाएगा 22, तो 22 आ जाएगा आंसर के का। तो के बराबर जब 22 आ गया, तो पहली संख्या कितना है, 2 के है, तो 2 गुणे 22, क्योंकि के का जगह पे हम लोग 22 रख देंगे, 2 गुणे 2 के का मतलब क्या होता है, 2 गुणे के, तो 2 गुणे 22, तो 44 हो गया। और दूसरी संख्या 5 के, तो 5 गुणे के, तो 5 गुणे 22 बराबर 110, पहली और दूसरी संख्या आ गया। देखिए इतना आसान, कम जगह में आ गया। तो इसमें ध्यान बस इतना ही देना है, ध्यान कि अनुपात को हम लोग जो मानेंगे के, तो पहली संख्या हो जाएगा 2 के, जो अनुपात है वही वही वाला हो जाता है 2 के, और दूसरी संख्या 5 के, 2:5 दिया था। अब ऐसा क्यों होता है ना, अगर आप ये समझना चाहते हैं, आपको तो वो याद करना है, अगर आप फिर भी समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया है ना कि x और y का अनुपात 2/5 है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसको मैंने इधर नीचे ला दिया और इसको ऊपर भेज दिया, कर सकते हैं, मैंने बताया है आपको कि ऐसा कर सकते हैं आप, कि जो ऊपर रहता है वो नीचे आता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से x/2 बराबर y/5 हो गया, ठीक है। तो x/2 बराबर y/5 हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं, जैसे कि इसको आप समझिए, ऐसे समझिए, जैसे उदाहरण से समझिए, आपके पास ये उदाहरण है, जैसे कि 4/2 है ना, और बराबर 6/3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कुछ कांस्टेंट के बराबर आएगा, दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए 4/2 मैंने लिया, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा ना, और 6/3 है, तो ये भी 2 बार में कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 के बराबर आ रहा है ना ये सब, तो इसको बराबर 2 लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही x/2 और y/5
आपस में बराबर है तो इसका मान कुछ तो आएगा ना। वो कुछ क्या है जानते ही नहीं हम लोग, इसलिए के मान लिए। तो ये क्या था, ये अनुपात था ना। तो वही अनुपात होता है। अनुपात को हमने क्या बोला था, अनुपात मान लीजिए कि x/2 एक अनुपात हो गया, y/5 अनुपात हो गया। तो ये अनुपात को ही हम लोग के मान लेते हैं, इसी को बोलते हैं अनुपात मान लीजिए के। जिससे कि यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि माना कि अनुपात बराबर के, तो पहली संख्या 2 के हो जाएगा, दूसरी संख्या 5 के हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, तो ये अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए अनुपात को के मान लिए, तो अब क्या किए, तो अब देखिए यहाँ से 4/2 किए थे तो कितना आया था, इसका भी मान 2 आया था। 6/3 किए थे तो उसका भी मान 2 आया था। तो 4/2 का मान भी 2 आया है, काट काट के देख लीजिए। तो उसी तरह 6/3 का भी मान 2 आया है, आएगा। अब देखिए तो वैसे ही इसको अलग करेंगे। अब x/2 का मान भी के होगा और y/5 का मान भी के होगा। तो x बराबर क्या आ गया, 2 को भेज दीजिए उधर ऊपर में, तो x का मान आ गया 2 के, और y 5 को जब उधर भेजेंगे तो y का मान आ जाएगा 5 के। समझ में आया, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से देखिएगा, और नहीं समझ में आया तो इसको दिमाग में बैठा के इसको बस याद कर लीजिएगा। अनुपात को के मानिए तो पहली संख्या 2 के हो जाएगा, दूसरी संख्या 5 के हो जाएगा। अगर आपको समझना है तो देख लीजिए पहली संख्या 2 के और पहली दूसरी संख्या 5 के कैसे आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि देवेशी के पास 50 रुपया, 20 रुपया तथा 10 रुपया के कुल मिलाकर 25 नोट हैं। कुल मिला के 25 गो नोट है उसके पास। 50 रुपया का नोट है, 20 रुपया का नोट है और 10 रुपया का नोट है। अब कितना कितना है ये नहीं पता, उसी को तो हम लोग x मानते हैं ना। देख लीजिए आप, अब बोल रहा है कि कुल 25 गो नोट है उसके पास, और कुल 25 नोट का मूल्य कितना हो रहा है, 590 रुपया हो रहा है। मतलब उसके पास 590 रुपया है टोटल। बोल रहा है यदि 50 रुपया का नोट तथा 20 रुपया का नोट का अनुपात 3:5 है। अब बताइए 50 और 20 रुपया का जो नोट है उसका अनुपात 3:5 है, तो 50 रुपया का कितना नोट है बताइए। अभी पीछे बताया ना मैंने आपको, अनुपात को क्या मान लीजिए, तो 50 और 20 का नोट का जो अनुपात है वो अनुपात को क्या मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 50 रुपया का नोट कितना हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। मैंने बताया था आपको अनुपात मानेंगे तो बस के गुणा हो जाता है। 20 रुपया का नोट कितना हो जाएगा, 5 के। तो देखिए यहाँ पे x माना है अनुपात, तो 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। तो 50 रुपया का 3x नोट है इसके पास, और 20 रुपया का 5x नोट है। अब बताना है आपको कि 10 रुपया का नोट कितना है उसके पास। ये तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, कैसे निकलेगा बताइए। तो नहीं दिया है तो भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास 50 रुपया का 2 नोट है, 20 रुपया का 3 नोट है, और टोटल आपके पास 7 नोट है, तो 10 रुपया का नोट कितना है। तो देखिए टोटल आपके पास जब 7 नोट है, 50 रुपया का नोट आपके पास 3 है और 20 रुपया का नोट 2 है, तो 10 रुपया वाला 2 बचा ना। सबको जोड़ने पे आपके पास टोटल 7 नोट है, तो 7 आना चाहिए। तो उसी तरह से देखिए बोल रहा है कि कुल नोट 25 है, तो 10 रुपया वाला नोट कितना बचेगा इसके पास। तो कुल नोट 25 है, 50 रुपया वाला नोट 3x है, 20 रुपया वाला नोट 5x है। तो इस 25 गो टोटल नोट बा, तो 25 गो में से घटा देना है, ये दोनों को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10 रुपया वाला नोट कितना है। चाहे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो 5-5 के सिक्का ले लीजिएगा, 10-10 का सिक्का ले लीजिएगा, और और एक 20 का नोट ले लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, उसको आपके पास कितना बच रहा है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब नोट पता चल गया, संख्या पता चल गया। अब तीसरा में क्या लिखना था आपको मैंने बताया था इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी, कि तीसरा में आपको मूल्य लिखना है कि कितना इसका मूल्य हो रहा है।
तो इसका मूल्य जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए आपके 50 रुपये का 2 नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा, 50 × 2 100 रुपया। तो उसी तरह गुणा कर दीजिए, 50 × 3x तो 150x, 20 × 5x 100x, 10 × 20 - 8x तो 10 × 25 - 8x। तो ये जो गुना है ये पूरा के ब्रैकेट में होगा ना, ये पूरा एक साथ है, इसलिए ये सब ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो ब्रैकेट अगर आप भूल जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये 10 जो गुना होगा ये पूरा के साथ गुना होगा ना, तो पूरा के साथ कैसे गुना कीजिएगा, वितरण नियम 10 × 25 250, फिर 10 × 8 तो माइनस है तो माइनस, 10 8 है 80x, 250 - 80x हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इतना समझ गए ना, इतना समझ गए तो आप क्या बोल रहा है कि कुल मूल्य 590 रुपया है उसके पास, कुल 590 रुपया है। जब देखिए कुल मूल्य उसके पास 590 रुपया, मैंने बताया है आपको कि क्वेश्चन में दिया रहेगा 590, तो इसको एक क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, और एक हमारा एक्स वाला आएगा, तो एक्स वाला कैसे आएगा, क्या आएगा, तो एक्स वाला देखिए, एक्स वाला कुल मूल्य निकालिए, एक्स वाला 50 रुपया का कुल कितना है इसके पास, 150 एक्स रुपया है, फिर 100 एक्स रुपया है, 250 - 80 एक्स रुपया है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, कुल मूल्य एक तो यहाँ से आ जाएगा, एक तो यहाँ से कुल मूल्य आ गया, तीनों को जोड़ देंगे, 150 एक्स प्लस 100 एक्स प्लस 250 - 80 एक्स, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दिए तो 590 आना चाहिए ना, क्योंकि कुल मूल्य इसके पास इतना हो रहा है और क्वेश्चन में दिए बोला है कि कुल मूल्य इसके पास 590 है, तो आपस में सब बराबर होगा, दोनों आपको मिल जाएगा, समीकरण बराबर कीजिएगा तो एक्स वाला एक साथ जोड़ दीजिए, एक्स का मान निकालने के लिए मैंने बताया ना आपको, एक्स वाला एक साथ करना है, 150 एक्स प्लस 100 एक्स प्लस 250 माइनस का 80 है, तो क्या कीजिएगा आप, तो 150 एक्स वाला एक तरफ रखिए, 100 एक्स माइनस 80 एक्स, अब इसमें एक्स नहीं है तो इसको उधर ले जाइए, 590 वो प्लस में था तो इधर आके माइनस बन जाएगा, माइनस 250, दोनों को घटा देंगे तो 340 हो जाएगा। ठीक है, अब 150 प्लस 100 कितना हो गया, 250 हो गया, दोनों प्लस में है तो जोड़ा जाएगा, प्लस 250 एक्स हो गया, अब माइनस 80 एक्स, तो ये घट जाएगा तो 170 एक्स हो जाएगा, 170 एक्स बराबर 34, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा। अब तो ये सब आपको आ गया होगा, इतना सारा क्वेश्चन बना लिए हैं, इसको नीचे ले जाना है, बस नीचे ले जाइए, कटा दीजिए, 2 बार में कट गया, एक्स का मान 2 आ गया। ये सब तो अब आसान है आपके लिए, इतना सारा क्वेश्चन बना लिए हैं। अब पूछा था कि कितना उसके पास नोटों की संख्या है, तो 50 रुपये वाला टोटल नोट कितना है उसके पास, 20 रुपये वाला नोट कितना है, 10 रुपये वाला नोट कितना है, बताइए कितना है। कुछ नहीं, बस जो आपने टेबल बनाया था वो खाना बनाया था, इसकी जगह 50 रुपये वाला नोट 3x है, 20 रुपये वाला नोट 5x है, 10 रुपये वाला नोट 25 - 8x है, तो वहीं लिख दिए उसको 3x 5x 25 - 8x। अब इसका मान निकालना है, तो x का मान तो निकाल ही दिए हैं 2, तो x की जगह पर रख दीजिए 2, 3x मतलब 3 × x, तो 3 × 2 5x मतलब 5 × x, 25 माइनस का 8x मतलब 25 - 8 × x, x की जगह पे 2, इसको बना दीजिए, 3 दूनी का 6 5 दूनी का 10, 25 - 8 दूनी का 16, 25 - 16 9 हो गया, तो 10 6 और 9 ये हो गया आंसर, मतलब 50 रुपया का 6 नोट था उसके पास, 20 रुपया का 10 गो नोट था, 10 रुपया का 9 गो नोट था, समझ गए। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, गलतियां होता है इसमें। बोला है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। 2 अंक वाली एक संख्या मतलब कि जैसे कि 32 हो गया, 11 हो गया, ये 2 अंक वाली संख्या है ना, तो इन दोनों में 3 का अंतर है, 3 का अंतर है मतलब कि अगर ये 5 है तो ये 8 होना चाहिए ना, तभी तो 3 का अंतर आएगा ना, 8 में से 5 गया, 3 आगे घट गया, मतलब 3 का अंतर है, मतलब तीनों घटाने पर 3 होना चाहिए, 3 का अंतर है मतलब एक 3 है तो एक 5 है तो एक 3 ज़्यादा होगा, उससे 8 होगा।
इस प्रकार से। तो फिर बोल रहा है कि इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 आता है। मतलब कि आपके पास कोई संख्या है, मान लीजिए ये 58 है, और फिर इसको उलट के जोड़ना है, मतलब 85 है, ठीक। तो ये दोनों को उलट के जोड़ने पर बदल कर, मतलब अंकों को बदल कर, यही होता है ना, अंकों को बदलना मतलब इकाई अंक दहाई अंक। तब इकाई वाला को दहाई पे ले जाइए, दहाई वाला को इकाई पे ले जाइए, यही तो हुआ ना बदलने का मतलब। तो जो 58 था 85 हो जाएगा बदल देंगे तो ये दोनों को जोड़ने पर 143 आ रहा है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो बताइए कि संख्या क्या था। तो हम लोग तो ये तो मान लिए ना 85, 85 थोड़ी ना था। अब क्या था भाई, क्या था मान लीजिए, क्या ये एक्स वाई था। तो देखिए यहाँ पे गलती क्या होता है कि हम लोग क्या मान लेते हैं कि मानिए कि दो अंकों वाली संख्या एक्स वाई था, जबकि ऐसा नहीं मानना है। देखिए ये लिखा हूँ, गलत तरीका है, ये तरीका से गलत है। मान लीजिए कि पहले आपको दो अंक वाली संख्या आप मान लीजिए कि एक्स और वाई है, ठीक। तो दहाई अंक और इकाई अंक में दोनों का अंतर बोल रहा है कि वाई माइनस का एक्स 3 है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो सही है आप, लेकिन गलत कैसे हो जाएगा। देखिए इसको जब बदलेंगे एक्स वाई को, तो क्या लिखेंगे, वाई एक्स लिखेंगे ना, परिवर्तन करेंगे तो। जब उल्टा करेंगे तो इसको वाई एक्स लिखेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर एक्स वाई मानते हैं हम लोग, तो एक्स गुणे वाई लिखिए चाहे वाई गुणे एक्स लिखिए, वो तो बराबर होता है। लेकिन 34 और 43 बराबर होता है क्या, नहीं होता है ना। लेकिन इसके अनुसार तक बराबर हो गया, तो इसलिए हम लोग जो संख्या माने हैं वो गलत है। इसलिए ऐसा संख्या मानना ही नहीं है हम लोग को। तो इस तरीका से नहीं करना है। करना किसे है भाई, तो फिर संख्या क्या मानेंगे, सवाल ये आता है। तो देखिए संख्या मानेंगे क्या, दो अंकों वाली संख्या क्या होगा। दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। अब भाई कैसे आ गया ये, तो देखिए आपके पास मान लीजिए दो अंकों की संख्या 34 है, मान लीजिए 34 है। 34 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 गुणे 3 प्लस 4 लिख सकते हैं। देख लीजिए 10 3 30 प्लस 4 कर देंगे 34 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि इसको उलटने पे, उलटने को बोला है ना, को परिवर्तन परिवर्तन करना है। तो क्वेश्चन में यही बोला है, तो परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो 43 को क्या लिखेंगे हम लोग, 10 गुणे 4 प्लस 3। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो कुछ नहीं, बस 10 गुणे एक्स प्लस वाई करना है, 10 गुणे एक्स प्लस वाई। अब परिवर्तन करने पर बस x और y एक दूसरे पे बदल रहा है, 10 के 10 ऐसे ही देखिए रह रहा है बस, और एक्स वाई आपस में बदल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो अंकों की संख्या अगर हम लोग 10x प्लस वाई मान लेते हैं तब हमारा आंसर सही आएगा। तो इसलिए इसको आपको याद ही रखना है, इसको याद करना है, याद करना है, ठीक है। दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई होता है। कैसे होता है आपको समझा ही दिया। तो अगर बदल देंगे अंकों को आपस में बदलने पर, इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक x हो गया, दहाई अंक y हो गया। तो अंकों को आपस में बदलने पर नया संख्या क्या बनेगा, x को y रख दिया, y को x रख दिया, 10y प्लस x बन जाएगा। ये इतना आपको समझना था। अब आइए आपका क्वेश्चन पे। अब देखिए अब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बोल रहा है कि दो अंकों वाली संख्या संख्या है ना, दोनों का अंकों का अंतर 3 है, मतलब इकाई अंक और दहाई अंक, दो अंकों का संख्या है तो क्या आएगा, इकाई और दहाई आएगा। इकाई अंक x हो गया, दहाई अंक y हो गया, तो दोनों का अंतर y माइनस एक्स बराबर 3 है, क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहा है कि अगर अंकों को बदलकर जो प्राप्त हुआ उसको पहले वाला अंकों में जोड़ा जाए ना, जैसे कि इस संख्या में, मतलब पहला वाला जो संख्या था उसमें अंकों को बदलकर जो दूसरा संख्या आया वो दोनों को आपस में जोड़ने पर 143 आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों को बदलकर जोड़ा जाए तो 143 आ रहा है। तो मतलब कि पहली संख्या क्या हो गया, बोला था ना आपसे कि दो अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई होता है।
तो पहली संख्या आपका हो गया 10x प्लस वाई। अब अंकों को बदलने के बाद संख्या क्या हो जाता है, वाई और एक्स बदल जाता है, 10y प्लस का x। अब बोल रहा है कि दोनों को जोड़ने पर 143 आता है, ये बोल रहा है आपको क्वेश्चन में। तो अगर इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर 143 आना चाहिए। तो मतलब कि 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स दोनों को जोड़ने पर 143 आना चाहिए। समझ गए? 143 ये आपको क्वेश्चन में दिया था और ये आपने संख्या जो माना था 10x प्लस वाई वहां से आ गया। तो बस मैंने आपसे बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में बस समीकरण निकालना होता है। तो देखिए समीकरण मिल गया आपको, बस यहाँ तक ही समझना था। अब बस एक्स वाई का मान निकालना है, बहुत आसान है। 10x प्लस एक्स, एक्स को एक साथ कर लीजिए, वाई को एक साथ कर लीजिए, और जिसमें एक्स वाई कुछ नहीं है उसको अलग ही रखिए। तो 10x प्लस एक्स 11x, 10y प्लस वाई 11y बराबर 143। अब देखिए वितरण नियम क्या बोलता है, 11 11 दोनों में रहता है, तो निकाल लेते हैं कॉमन। बचा क्या, एक्स प्लस वाई बचा। इसमें से अगर 11 गुणे एक्स है ना, ये कुछ नहीं होता है तो गुना होता है ना, तो अगर 11 हटा लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा ना। इसमें से भी 11 हटा लेंगे तो क्या बचेगा, वाई बचेगा। तो एक्स प्लस वाई बचा, बस बराबर 143। तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर, ये 11 गुना में है ना, तो ये इधर आ जाएगा भागा में, तो इसको कटा दीजिए, 13 बार में कट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 13 हो गया। देखिए जब खाली एक्स रहता था ना तो हम लोग एक्स का मान निकालते थे, लेकिन इसमें एक्स और वाई दोनों है ना, तो एक्स और वाई दोनों को निकालेंगे हम लोग, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि दोनों चर संख्या है। तो एक्स और वाई बराबर 13 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक्स और वाई का अंतर 3 है, मतलब एक्स वाई माइनस एक्स बराबर 3 है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना कि एक्स और वाई दो दो आ रहा है, तो आपको ऐसा कुछ देगा ही देगा, क्योंकि दो समीकरण बनेगा तभी आपका मान निकलेगा। तो इसलिए ये दिया हुआ है आपको वाई माइनस एक्स बराबर 3। तो वाई माइनस एक्स बराबर 3 दिया हुआ है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स को उधर भेज दीजिए, 3 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का नियम यही है कि आपने एक्स और वाई का मान निकाल लिया था कि 13 आ गया, तो आपको और भी कुछ देगा जिससे कि ये हिंट देगा, जिससे कि ये निकल जाए इसका मान। तो आपको क्वेश्चन में दिया था कि वाई माइनस एक्स बराबर 3 है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स को उधर जाएगा तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना होता है ना, यहाँ से जो वाई निकालें, इस वाई को इस वाला वाई की जगह पे रखना है। समझ गए? तो इस किया था, एक्स को एक्स ऐसे ही रख दिए और वाई की जगह पर 3 प्लस एक्स ये वाला वाई ला के रख दिए, बराबर को बराबर 13 को 13। ठीक है? तब अब आपको तो ये समीकरण मिल गया है, इसको तो आप बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, इसको तो आप तुरंत चुटकियों में बना देंगे। तो क्या हो गया, एक्स एक्स को जोड़ देंगे, 2x हो गया, 3 बराबर 13। 2x बराबर 3 को हटाइए इधर से, ले जाइए उधर, इसमें x नहीं है तो हटाइए उसको। 2x बराबर 13 माइनस 3, 2x बराबर 10 हो गया। अब x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में है तो ले जाइए नीचे भागा में, 2 5 10, 5 आ गया। तो x का मान 5 आ गया, x का मान 5 आ गया ना। अब y का मान निकालना है हम लोग। y का मान कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए y बराबर क्या है, 3 प्लस एक्स, तो y बराबर 3 प्लस एक्स, और x की जगह पर क्या आ गया, 5, तो x की जगह पर रख दिए 5, तो 3 प्लस 5 हो गया। 3 प्लस एक्स था, 3 प्लस 5 हो गया, 3 प्लस 5 8 हो गया। तो x का मान 5 आ गया, y का मान 8 आ गया। पूछा क्या था क्वेश्चन में आपसे कि संख्या क्या होगा। भाई संख्या क्या था, संख्या तो ये था ना, 10x प्लस वाई था संख्या। 2 अंकों वाली संख्या क्या होता है, 10x प्लस वाई होता है ना, बताया ना अभी। और एक्स वाई का मान हमने निकाल लिया, तो रख देंगे इस यहाँ पे x का जगह पे x का मान, तो x की जगह पे x का मान रख दिए, 5 रख दिए, 10 गुणे x मतलब 10 गुणे 5 प्लस वाई प्लस 8, वाई का मान 8 हो गया। तो जोड़ दिए, 10 10 5 50 प्लस 8 58 हो गया संख्या आपका आंसर। तो ये था, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता रहता है परीक्षा वरीक्षा में, जैसे कंपटीशन का परीक्षा हो गया ना, उस सब में आता रहता है ये सब। तो देखिए मैं फिर से समझाता हूँ
दो अंकों वाली संख्या का अंतर, दो अंकों वाली संख्या जो होता है वो क्या होता है, 10x प्लस वाई होता है। और 3 अंकों वाली ऐसे ही बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 10y प्लस जेड हो जाएगा। इकाई स्थान पे x हो गया, 2.5 अंक हो गया y हो गया, 3.5 अंक जेड हो गया। कुछ भी लिख दीजिए, जैसे ये 2 अंक का था, 3 अंक का लिख दीजिए, 111 लिख दीजिए, तो वही है बस। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि 2 अंकों की संख्या ये होता है, उसको जब अंक को बदलेंगे तो x को y लिख देंगे, y को x लिख देंगे, तो बदलने पर जो नया संख्या आएगा ये हो जाएगा। और ये दोनों को बोल रहा था कि आपस में जोड़ने पर 143 के बराबर है, तो जोड़ के कर दिया 143 के बराबर, समीकरण आ गया। ये समीकरण आ गया तो फिर यहाँ से x और y को एक साथ रखेंगे, जिसमें x y नहीं है उसको हटा दिए, इधर कर दिए, तो x y का मान इस तरह से निकाल दिए, x प्लस वाई बराबर 13 आ गया। और लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला था कि ये दोनों का अंकों का अंतर 3 है, मतलब कि x y माइनस एक्स बराबर 3 है। तो y माइनस एक्स बराबर 3 है, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, x को उधर भेज देंगे तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा, और इस y की जगह पे y का मान रख देंगे, तो y की जगह पे x प्लस 3 रख दिए, तो आ गया, समीकरण मिल गया। अब ये समीकरण तो बस पुराना वाला समीकरण है, x का मान निकालना है तो निकाल दिए 5। x का मान जब निकल जाता है तो फिर इसी वाला में x का मान रखने पर y का मान निकल जाता है, y का मान निकल गया। फिर जब x y का मान निकल गया तो संख्या पूछा था, तो संख्या बराबर जानते ही है 10x प्लस वाई होता है, तो x की जगह पर रख दीजिए x का मान, और y की जगह पर y का मान रख दीजिए, तो आपका मिल जाएगा संख्या। हो गया ये भी। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फिर देखिए आयु वाला आ गया। आयु वाला में तो कुछ नहीं, आयु का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको बोला हूँ कि एक आयु बनाइए, और किस किस आदमी का है उसका बनाइए, एक अर्जुन है एक रिया है, तो ये दोनों का बना दीजिए। और क्या क्या बोल रहा है, वर्तमान के बात किया है। हाँ, अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की 3 गुना है, मतलब अभी 3 गुना है, कुछ नहीं बोला है, मतलब अभी का बात कर रहा है, वर्तमान का बात कर रहा है। तो एक वर्तमान हो गया, और एक क्या हो गया, 5 वर्ष पहले। देखिए, पहले एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे ना, उसमें 5 वर्ष बाद वो लिखा था, लेकिन इसमें 5 वर्ष पहले है, तो 5 वर्ष पहले लिखेंगे। अब देखिए, बोल रहा है कि अर्जुन का आयु श्रिया की आयु आयु की दुगनी है। अच्छा, अर्जुन का आयु रिया की आयु की दुगना है, मतलब अर्जुन बड़ा है तो रिया वाला छोटा है, तो रिया का आयु मान लेंगे हम लोग x, तो अर्जुन का आयु कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 2x। मतलब ये हुआ कि जो रिया है वो अर्जुन, नहीं सॉरी, रिया का अगर x मान लिए तो अर्जुन इसके दुगुना है, मतलब इससे 2x हो गया। मतलब कि ये अगर 11 किलो की है तो ये 22 किलो का है, इसका मतलब यही हुआ ना, दुगुना है उसका, गुणा कीजिए 2x। तो अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु रिया की आयु की 3 गुना था। अब देखिए, 5 वर्ष पहले 3 गुना था, तो क्या बताया था मैंने, 5 वर्ष पहले हो या 5 वर्ष बाद हो, 5 वर्ष पहले दिया है, 5 वर्ष पहले का आयु निकालेंगे इन दोनों का। तो अगर आपका आयु अभी 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले आपका आयु कितना था, 10, 10 था ना, 5 घटा दीजिए, तो 5 वर्ष पहले इसका आयु कितना हो जाएगा, 2x-5, इसका आयु कितना होगा, x-5, 5 वर्ष कम होगा पहले से, तो ये आ गया 5 वर्ष पहले का आयु, ये हो गया। ठीक, 5 वर्ष पहले अर्जुन का आयु कितना है, 5 वर्ष पहले वो 2x-5 वर्ष का था, और ये x-5 वर्ष की थी। तो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 5 वर्ष पहले उसका आयु, मतलब अर्जुन का आयु रिया की आयु की 3 गुना था। अच्छा, तो देखिए, अर्जुन का आयु रिया की आयु का 3 गुना, मतलब अर्जुन का आयु बराबर 3 गुना ऑफ रिया की आयु। देखिए, पहला में दिया था ना कि अर्जुन का आयु रिया का दुगुना था, तो 2 से गुना किए थे, ये अलग है, वो वर्तमान का बात कर रहा था। अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये, तो 5 वर्ष पहले में क्या है, ये 2x और ये वाला है, 2x-5 और x-5 है, तो इसको अब लेंगे,
इसको वर्तमान का बात नहीं कर रहा है, तो इसे वर्तमान को नहीं करना है। देखिए गलती नहीं कीजिएगा यहाँ पे। तो अर्जुन का आयु रिया का आयु का 3 गुना। तो अर्जुन का आयु कितना है? 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष पहले अर्जुन का आयु 2x-5 है, तो 2x-5 रख दिए, 3 को 3 रख दिए। रिया का आयु 5 वर्ष पहले कितना था? x-5 था, रख दिए x-5। तो इस प्रकार से 2x-5 बराबर 3 इंटू x-5 हो गया। अब क्या कीजिएगा? अब इसको वितरण नियम है, ये तो आपको पता है, अंदर में गुणा करते हैं। तो 3 गुणे x 3x, फिर माइनस का माइनस 3 गुणे 5 15। तो 2x-5 बराबर 3x-15 हो गया। तो अब क्या करेंगे? x का मान निकालना है ना आपको। तो x वाला एक तरफ कीजिए, बिना x वाला एक तरफ कीजिए। तो ये जो -5 है, तो इसके तरफ इसको भी ला दीजिए। ये -15 है तो इधर आके +15 बन जाएगा। और x वाला उधर भेज दिए। 3x पहले से था, और ये 2x आ गया, और 2x इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। तो 3x - 2x 1x हो गया। और ये प्लस का 15 माइनस का 5 कितना होता है? 10 होता है। तो 1x मतलब क्या होता है? x बराबर 10 हो गया आपका। तो लेकिन आंसर ये थोड़ी ना होता है, आंसर तो इसमें से कुछ होगा ना। क्या पूछा है? दोनों का आयु ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों का आयु मतलब वर्तमान आयु, अभी कितने वर्ष का है दोनों। तो बस अर्जुन 2x वर्ष का है, रिया x वर्ष की है। तो अर्जुन का आयु कितना हो गया? 2x, और रिया की आयु x। तो x का मान कितना आया? 10। इसमें x का मान रख देंगे 2x, मतलब 2 गुना x, 2 गुना 10, तो 20 वर्ष का हो गया है। समझ गए? तो ऐसे निकाला जाता है, कुछ नहीं। आपको बस ये टेबल जो है ना, ये बक्सा बनाना है, बहुत आसानी से आपको निकल जाएगा। बक्सा बनाना है, उसके बाद एक समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि 5 वर्ष बाद का बात कर रहा है। पहला इससे पहले एक क्वेश्चन बनाए थे, तो उसमें 5 वर्ष का बाद का बात किया था, तो इसलिए 5 वर्ष बाद उसका आयु कितना हो जाएगा? बढ़ जाता है। ये 5 वर्ष पहले का है तो कम हो जाएगा, बस। उसके बाद ये 3 गुना है, तो 3 गुना कर दिए। क्या करना है? समीकरण बना देना है, एक बन गया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, आयु वाला ही। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और कुछ 3-3 बना लिया ना एक ही के ऊपर, अब तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये बोलता है कि अनु तथा राज का वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5 है। देखिए अब अनुपात दिया है, 3 गुना है कि 2 गुना है, ये नहीं बोला है। अरे भैया, तो अनुपात दिया है तो टेंशन काहे लेना है? हम तो आपको बताए ही है। तो अनुपात को मानिए 100, और हटाइए इसका अनुपात का तो कुछ मतलब ही नहीं निकलता है। 4:5 है, तो अनु का आयु कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। राज का आयु 5x हो जाएगा। लीजिए अनु का आयु 4x और इसका आयु 5x हो गया, काम खत्म। अनुपात वाला आपको बताया था ना पीछे, देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा, बहुत आसान है। अनुपात को मानिए x, 4x और 5x हो जाएगा। अब देखिए 8 वर्ष बाद का बात किया है। देखिए बाद का बात कर दिया ना, 8 वर्ष बाद। अभी ये 4x वर्ष का है, तो 8 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएगा भाई? अगर आप अभी 20 वर्ष के हैं, तो 8 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे? 20 + 8 28 वर्ष के। तो इसमें 8 जोड़ देंगे। राज भी 8 वर्ष बाद बढ़ जाएगा ना, तो इसका भी 8 वर्ष बाद आयु बढ़ जाएगा, 8 ज़्यादा हो जाएगा, इसका भी 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो बस ये बोल रहा है कि 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि सर उसमें आप तो ये बोले थे अनुपात को x मान लीजिए, तो x मान लिए, अब इसमें भी हम मानेंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी, दोनों में थोड़ी करेंगे। एक में तो हम लोग मान लिए ना कि अनुपात का मतलब आखिर होता क्या है? अनुपात का मतलब तो बाटा ही होता है ना, 4/5। तो पहला वाला को हम लोग 4x और 5x कर दिए, तो अब इसको भी अब 5x 6x नहीं लिखना है। अनुपात एक ही बार x मानना है, और दोनों बार अनुपात x नहीं करना है, फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसका अनुपात को x माने तो ये 4x और 5x हो गया। अब 8 वर्ष बाद इन दोनों का जो आयु है, इनका अनुपात 5:6 है। देखिए 8 वर्ष बाद अनु का आयु और राज का आयु का अनुपात, मतलब भागा
कितना है 5:6 है, यानी कि 5/6 है, 5:6 है। तो 8 वर्ष बाद इन दोनों का आयु कितना हो गया था, कितना हो गया है? अनु का जगह पर अनु का आयु रख दीजिए 4x+8। राज का आयु कितना है 5x+8। समझ गया ना? अनु की जगह पे अनु का आयु रख दिए, राज की जगह पर राज का आयु रख दिए। 8 वर्ष के बाद का बात कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। ये 5/6 को ऐसे ही लिख दिए, मिल गया आपको समीकरण। बस इतना ही तो लिखना था, ये मिल गया तो अब काम ही हो गया। अब क्या चाहिए? समीकरण बन गया तो फिर तो इसको हल करना तो आपको पता ही है क्या करना होता है। समीकरण को हल करने के लिए, अगर ऐसा वाला समीकरण हल करने के लिए तो मैं बताया था आपको, इसका अलग तरीका होता है ना। क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, ये 6 को उधर भेज देते हैं, क्योंकि x को नीचे कभी नहीं रखना होता है, x को ऊपर ही ले जाना है, बताया था ना आपको। तो इसलिए x को उधर ले जाइए, 6 को उधर लाइए। तो 6 को इधर लाइएगा तो 6 को ये पूरा के साथ गुना करना है, पूरा के साथ गुना करना है, तो इसलिए ब्रैकेट लिखना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट लिख दिए, फिर 5 की तरफ उसको ले जाएंगे तो 5 इसके साथ गुना होगा ना, पूरा के साथ गुना होगा, पूरा उधर जा रहा है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो 6 में फिर इसमें गुणा करेंगे। कैसे गुणा करते हैं? वितरण नियम से। 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24x, प्लस का प्लस लिखा जाएगा। फिर 6 में 8 में गुणा करेंगे तो 8 छक्का 48, बराबर 5 में 5 का गुणा 25x, प्लस का प्लस, 5 में 8 का 40, 8 5 40। तो क्या हो गया देखिए, 24x + 48 = 25। तो अब क्या करना होता है, x का मान कैसे निकालेंगे? x वाला एक तरफ ले जाइए, बिना x वाला एक तरफ ले जाइए। ये 48 को ऐसे ही छोड़ दिए, ये 40 को इधर लेकर आए तो +40 था, -40 हो गया। ये 25x है तो ये x इधर क्या कर रहा है, इसको भी ले जाइए उधर। सारा x को एक साथ रखना है ना, तो 25x, तो ये क्या है प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 25x - 24x = x। ये 48 माइनस के 40, 8 हो गया। तो x का मान आ गया आपको 8। अब x का मान आ गया 8, तो ये तो आंसर कभी होता नहीं है, मैंने बताया है आपको। पहले इसी में से कोई आंसर होगा। क्या पूछ रहा है भाई, कब का आयु पूछ रहा है? वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, 8 वर्ष का बाद का आयु नहीं पूछ रहा है। 8 वर्ष का बाद का अगर पूछता तो इसको ये था ना 8 वर्ष के बाद का आयु, लेकिन हम लोग से पूछ रहा है कि वर्तमान आयु कितना है इन लोग का। वर्तमान आयु बताइए कितना है? अनु का वर्तमान आयु कितना है? 4 वर्ष। राज का वर्तमान आयु कितना है? 5 वर्ष। 5x मतलब तो ले लीजिए, देखिए ये रहा आपका आंसर। अनु का वर्तमान आयु बराबर 4x। x का मान निकाल लिए हम लोग कितना, 8। तो 4 गुणे 8, 4 गुणे x मतलब 4 गुणे x की जगह पे 8, तो 8 चौके 24 वर्ष हो गया इसका आंसर। अब देखिए राज का भाई कितना हो गया आयु, तो राज का आयु 5x हो गया, मतलब 5 गुणे x, मतलब 5 गुणे x की जगह पे 8, तो 40 वर्ष। ये हो गया इन दोनों का वर्तमान आयु, इतने वर्ष के हैं दोनों। अगर यही पूछता कि 8 वर्ष बाद उन दोनों का आयु कितना हो जाएगा, कैसे निकालते बताइए? इससे निकालेंगे ना फिर उस समय, ये हो जाएगा ना 8 वर्ष बाद का उसका आयु। तो चलिए आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि 8 वर्ष बाद अनु का और राज का आयु कितना हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग खत्म कर चुके हैं इसको, दूसरा अध्याय को, मतलब दूसरा पाठ भी हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो का पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ये रहा आज का आपका होमवर्क, प्रश्नावली 2.2 है। देखिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के बनाइएगा, बहुत आसानी से बनेगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान आसान है। ये रहा क्वेश्चन, कितना है 16 क्वेश्चन है। वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे करके भगा के दिखा दे रहा हूँ सब। इसमें भी क्वेश्चन है, कितना है इसमें भी 10 क्वेश्चन, फिर 2.6,
तो ये हो गया आपका खत्म। देखिए अब क्या दिया है, ये आप लोग का एनसीईआरटी की किताब का है। ये बोल रहा है कि हमने क्या क्या सीखा, मतलब इस पाठ में देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हमने ये सीख लिया, एक बीजीय समीकरण, चरों में एक समता होती है। बीजीय समीकरण क्या होता है, समता होती है ना, बराबर बराबर होता है। चरों में समता होता है, इधर एक 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 चर होता है, इधर एक चर होता है, दोनों में समानता रहता है, बताया था आपको। यह प्रकट करती है कि समता के चिन्ह के एक ओर वाले व्यंजक का मान दूसरी ओर वाले व्यंजक के मान के बराबर होता है। हाँ, बताया ही तो था आपको, कॉपी में बताया था। कक्षा 6, 7 और 8 में सीखे जाने वाले समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण है। और इसको तो मैंने आपको बहुत अच्छा से समझाया है। एक चर वाला रैखिक समीकरण कितना क्या होता है, दो चर वाला क्या होता है, एक घात वाला क्या होता है, दो घात वाला क्या होता है, सब बताया है, देख लीजिएगा। इन समीकरणों में समीकरण बनाने वाले व्यंजकों में एक ही चर का प्रयोग होता है। हाँ, एक चर वाले का मतलब ही होता है कि चर एक होता है। इसके अतिरिक्त ये समीकरण रैखिक होते हैं, और इसको भी रैखिक समीकरण बोलते हैं ना, मैंने बताया था आपको ये। अर्थात प्रयोग किए गए एक चर इसका अधिकतम घात एक होता है, ये भी बताया है आपको। एक रैखिक समीकरण का हल कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, एक रैखिक समीकरण का हल, हल मतलब एक्स का मान, एक्स का मान निकाले हैं ना हम लोग, क्या आया, एक भी आ सकता है, 5/8 भी आ सकता है, माइनस का 5/8 भी आ सकता है, कुछ भी परिमेय संख्या हो सकता है, कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। चौथा बोल रहा है कि समीकरण में दोनों पक्षों में कोई रैखिक व्यंजक हो सकते हैं। हाँ, कोई भी व्यंजक हो सकता है, समीकरण में दोनों पक्ष में कुछ भी हो सकता है ना, दोनों तरफ एक्स वाई है, एक्स वाई मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है। तो जो समीकरण हमने 6 क्लास और 7 क्लास में सीखा था, उसमें किसी एक पक्ष में केवल संख्या होती थी। वो व्यंजक का बात कर रहा है ना, पहले हम लोग व्यंजक जो 6-7 में पढ़ना है वो व्यंजक था, समीकरण तो अभी आया ना। फिर ये बोल रहा है कि संख्याओं की भांति ही चरों को भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतरित किया जाता है। हाँ, हमने देखा तो है, बराबर के इधर जो एक्स है, एक्स को भी तो उधर भेज सकते हैं ना, प्लस में है तो उधर जाके माइनस में एक्स हो जाता है। कितना क्वेश्चन बनाया है ऐसा, तो जरूरत हुई है कि चर को ही भेज सकते हैं, चर को भी भेज सकते हैं, अचर को भी भेज सकते हैं, संख्या को भी भेज सकते हैं, कुछ भी हो बराबर को उधर भेज सकते हैं, कुछ नहीं है। फिर ये देखा, प्रायः समीकरण बनाने वाले व्यंजकों को उसे हल करने से पहले सरल बना लिया जाता है। हाँ बताया तो हूँ, सरल बनाने का नियम कितना सारा बताया आपको। अनुपात है तो डायरेक्ट एक उसको एक्स मान लीजिए, फिर से नीचे में अगर कुछ दिख रहा है आपको तो उसका एलसीएम लेकर के ऊपर में गुणा कर दीजिए उसको, ये भी नियम बताया था आपको। फिर बोल रहा है रैखिक समीकरण की उपयोगिता उनके विविध अनुप्रयोगों में है। हाँ, इसका जो उपयोग कहाँ पे आता है, ये बहुत अच्छा अच्छा जगह पे उपयोग आता है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बनाया है कि अनु और राम है, उन दोनों का अभी वर्तमान आयु इतना है, तो 4 वर्ष बाद उसका आयु कितना हो जाएगा, तो ये सब निकालना हम लोग सीखे ना, तो ये सब क्या है, उसका उपयोगी है ना। जैसे कि संख्याओं में भी सीखे थे, आयु निकालना में देख सीखे थे, परिमाप वो जैसे क्षेत्रफल क्या था वो, आयत का परिमाप दिया था, वो क्वेश्चन बनाया था ना आपको, उसमें भी काम आता है, मुद्रा में भी काम आता है। मुद्रा में आपके पास 5 रुपया का इतना सिक्का है, 10 रुपया का इतना सिक्का है, तो 8 रुपया का सिक्का कितना है, जब टोटल सिक्का इतना है, तो ये सब करना सीखे थे ना इस सब का, तो ये सब इसका उपयोग होता है। तो आपसे पूछेगा कोई कि रैखिक समीकरण का क्या क्या उपयोग है, तो यही है कि संख्याओं को निकालने में, आयु निकालने में, परिमाप निकालने में, मुद्रा निकालने में, ये सब में। और भी बहुत सारे समस्या, मतलब समस्याएं हैं ना, जो बहुत सारे मतलब समस्याओं का करने के लिए, समाधान करने के लिए रैखिक समीकरण का काम सहायता लेते हैं हम। इसलिए रैखिक समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन करा चुके हैं। 20 क्वेश्चन तो मैं आपको कॉपी में कराया हूँ,
और 180 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया हूँ, तो टोटल आपको 200 क्वेश्चन हो गए हैं। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल, मतलब कि CHS, अगर आप CHS की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आपको क्वेश्चन करवा दिया, मतलब ये आपको होमवर्क में करना रहेगा। ये 2 उदाहरण है, देख लीजिएगा। तो ये उदाहरण है, उसके बाद ये आपको होमवर्क है, ये बना के लाना है। ठीक है, बस इतना ही है इस वीडियो में। आपका दूसरा अध्याय खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।